दोस्तों, एक सेकंड के लिए सोचो, क्या तुम्हारे मन में कभी ये आया है कि दुनिया के सबसे बड़े डिसीजंस, वॉर, इकोनॉमीज, इलेक्शंस, क्या वो एक्चुअली चुने हुए लोगों के प्राइवेट रूम्स में होते हैं? क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये हकीकत है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की जो गवर्नमेंट तुमसे छुपाना चाहती है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, ये हकीकत है, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये ऑफिशियल है और ये फैक्ट्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इल्यूमिनाटी। हाँ, वही इल्यूमिनाटी जिसके बारे में तुमने रैप सॉन्ग्स में सुना है, मीम्स में देखा है और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में देखा है। लेकिन असली इल्यूमिनाटी, ओरिजिनल इल्यूमिनाटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इल्यूमिनाटी की कहानी शुरू होती है 1776 में। जगह का नाम है बवरिया, जर्मनी। वहाँ पर एक एडम नाम के फिलोसफी टीचर रहते थे जो कि यूनिवर्सिटी में फिलोसफी पढ़ाते थे। वो ब्रिलियंट थे और फ्रस्ट्रेटेड भी। लेकिन फ्रस्ट्रेटेड क्यों? क्योंकि उस जमाने में यूरोप पर चर्च का ज़्यादा पावर था और वही चर्च गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज सब कुछ कंट्रोल करता था। और उस समय में अगर तुम साइंस की बात करो या रैशनलिज्म की बात करो तो वो चर्च तुम्हारा दुश्मन बन जाता था। तो एडम ने सोचा कि हाँ, अगर ओपनली नहीं बोल सकते तो हम सीक्रेटली तो बोल सकते हैं ना। यहाँ से शुरू होती है इल्यूमिनाटी की कहानी। 1776 1 मई को एडम ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। स्टार्टिंग में सिर्फ 5 लोग थे, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ प्रोफेसर्स। उनका मिशन था सुपरस्टिशंस हटाओ, चर्च का पावर खत्म करो और रीजन और साइंस को प्रमोट करो। अगर ये सब सुन के तुम्हें लगता है कि हाँ, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रुको, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। कुछ सालों में ये ग्रुप काफी बड़ा हो गया, 2000 से ज्यादा मेंबर्स इसमें आ गए और बेवरिया के इम्पोर्टेंट लोग जैसे पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसका हिस्सा बन चुके थे। बेवरिया के किंग को जब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगा तो वो बहुत डर गया, क्योंकि एक पावरफुल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो सीक्रेट में काम कर रही है, ये किसी भी रूलर के लिए एक डरावना सपना है। तो इसी के चलते 1785 में वहाँ के किंग ने इस सीक्रेट सोसाइटी को ऑफिशियली बैन कर दिया और एडम को देश निकाला मिला। ग्रुप फॉर्मली खत्म हो गया। ध्यान से सुनो, फॉर्मली। यहाँ से शुरू होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, क्योंकि वहाँ पे ये ग्रुप खत्म नहीं हुआ था, वहाँ पे ये ग्रुप अंडरग्राउंड चला गया था। वो आज भी एग्जिस्ट करता है और उसी का हाथ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे। और वही सीक्रेट सोसाइटी अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स को भी कंट्रोल करती थी। ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो लोगों ने बनाई है। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस सिर्फ ओरिजिनल ग्रुप का है जो 1785 में ऑफिशियली डिसॉल्व हो गया। तो असली इल्यूमिनाटी क्या था और क्या है? वो सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटेड प्रोफेसर का एक रेडिकल आइडिया था जो 9 साल चला और ऑफिशियली गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया। बोरिंग है ना? इसलिए लोगों ने इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनानी शुरू कर दी और वही स्टोरीज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बन गई। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। अब चलते हैं अमेरिका। न्यू हेवन, येल यूनिवर्सिटी, साल 1832। वहाँ पर एक स्टूडेंट था जिसका नाम था विलियम हंटिंगटन रसेल। वो जर्मनी में एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा रह चुका था। वापस आया और सोचा क्यों ना अमेरिका में भी ऐसा कुछ बनाया जाए। उसने एक दोस्त के साथ मिलकर बनाया द ऑर्डर ऑफ स्कल एंड बोन्स। खोपड़ी और हड्डियाँ, क्रीपी है ना? लेकिन ये लोग ज़्यादा क्रीपी थे। हर साल 15 सीनियर्स को येल से चूज किया जाता था इस सीक्रेट सोसाइटी के लिए। इसे कहते थे टैपिंग। एक रात सडनली तुम्हारे घर में सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स आते हैं, तुम्हारे शोल्डर पर थपकी देते हैं और कहते हैं कि तुम चुने गए हो। कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, सीक्रेट सोसाइटी ही डिसाइड करती थी कि तुम वर्दी हो या नहीं। और उसके बाद तुम दुनिया के सबसे डेंजरस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बन गए। और अब तुम पूछोगे कि इस सीक्रेट सोसाइटी में कौन कौन से बड़े बड़े लोग थे? जॉर्ज बुश, 43rd प्रेसिडेंट ऑफ USA, स्कल एंड बोन्स का हिस्सा थे। फिर आते हैं जॉन कैरी,
यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। फिर आते हैं विलियम होवर्ड, जो कि दोनों यूएस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस थे। ये सभी लोग स्कल एंड बोन्स का हिस्सा थे। येल क्लब में प्रेसिडेंट्स, कोइंसिडेंस? बिल्कुल भी नहीं। और अब यहाँ से पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा। येल कैंपस में एक बिल्डिंग है जिसको कहते हैं द टूम्ब। कोई खिड़कियां नहीं, कोई दरवाजे नहीं, और सिर्फ मेंबर्स ही वहां अंदर जा सकते थे। क्या होता है अंदर ऑफिशियली कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ एक्स मेंबर्स ने बताया कि वहां पे बहुत ही अजीब रिचुअल्स होते थे। कॉफिन में लेटना, अपने सीक्रेट्स बताना और भी बहुत कुछ। It was sick. It's about the only way I can describe it. It was sick. What you're hearing is the first recording ever made of the Skull and Bones initiation ceremony. It has never been broadcast before. और जितने भी लोग इस टूम में जाते थे वो हमेशा अमेरिका के सबसे पावरफुल पोजीशन में जाते थे। CIA, वॉल स्ट्रीट, गवर्नमेंट और मीडिया, ये लोग भी इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे, जो कि पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करते थे, हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते थे। और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के भी फाउंडिंग मेंबर्स भी इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे, जैसे कि काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, CIA। तो क्या ये एक कॉलेज क्लब है या फिर ये एक लॉन्चिंग पैड है पावर के लिए? तुम ही जज करो। अब आते हैं हम सबसे रियल और सबसे इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पर, द बिल्डरबर्ग ग्रुप। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये असली में एग्जिस्ट करता है, ओपनली एग्जिस्ट करता है और ये पब्लिक है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि तुम इसके बारे में ज़्यादा जानो। लेकिन क्यों? अभी बताता हूँ। साल 1954, नेदरलैंड्स। वहाँ के एक होटल में कुछ बड़े पॉलिटिशियंस, अमेरिकन बिजनेसमैन, NATO ऑफिशियल्स, इन सब का एक ग्रुप मीटिंग हुई। वर्ल्ड वॉर 2 अभी कुछ सालों पहले ही खत्म हुआ था। यूरोप टूट चुका था। अमेरिका और यूरोप के बीच रिफ्ट्स थे और सोवियत यूनियन की तरफ से कम्युनिस्ट थ्रेट्स थे। कुछ लोग चाहते थे कि वेस्ट यूनिफाइड रहे, प्राइवेटली बात करो, कॉमन ग्राउंड्स निकालो, रिलेशनशिप्स बनाओ। पहली मीटिंग में 50 लोग थे। तब से हर साल एक मीटिंग होती रही और हर साल लोकेशन चेंज होती रही, लेकिन पैटर्न्स बिल्कुल सेम थे। और कुछ साल पहले 2024 में इस मीटिंग में कौन लोग आए, उन सबके नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक चीफ्स, टॉप CEO जो कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, मीडिया एग्जीक्यूटिव्स, जो लोग डिसाइड करते हैं कि कल न्यूज़ में क्या होगा, और मिलिट्री लीडर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नो प्रेस अलाउड। कोई कैमरा नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई वीडियो नहीं। उनका कहना है ऑफिशियली कि ये बस एक इनफॉर्मल डिस्कशंस है, यहाँ कोई डिसीजंस नहीं होते, कोई पॉलिसीज नहीं बनती। लेकिन सोचने वाली बात है कि यहाँ पे अगर कोई डिसीजन नहीं बनते, ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर ये सीक्रेट क्यों है? अगर ये सिर्फ एक चाय पे चर्चा है, तो फिर दुनिया के इतने पावरफुल लोग यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? एक एग्जांपल देता हूँ। 1991 बिल्डरबर्ग में बिल क्लिंटन आए, जो कि उस टाइम आर्कांसस के गवर्नर थे। उन्हें इनविटेशन मिला और वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में गए। और ठीक एक साल बाद 1992 में वही बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, क्योंकि अभी आगे भी सुनो। टोनी ब्लेयर 1993 में सेम मीटिंग में गए। तब वो यूके में ऑपोजिशन लीडर में थे और कुछ सालों बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए। कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जो भी उस मीटिंग में गए हैं वो बाहर निकल के हमेशा अमेरिका के सबसे बड़ी पावरफुल पोजीशन में गए हैं। और यहाँ ये मत सोचना कि सिर्फ वेस्टर्न पॉलिटिशियंस ही हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप कॉरपोरेट लोग जैसे कि थिंक टैंक इस मीटिंग में जाते रहे हैं। और बिल्डरबर्ग के डिफेंडर्स कहते हैं कि ये सिर्फ नेटवर्किंग है, दुनिया के लीडर्स को एक दूसरे को समझने के लिए। बिल्डरबर्ग के क्रिटिक्स कहते हैं डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी क्यों हुई? अगर पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स
कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं प्राइवेटली बिना किसी के जाने, तो ये डेमोक्रेसी का मजाक है। असली सवाल तो ये है, क्या पावरफुल लोग प्राइवेटली मिलकर डिसीजंस करते हैं जो कि मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब एक सेकंड के लिए रुकते हैं, क्योंकि ये सब सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मूवीज जैसा है, लेकिन यहाँ आता है मजा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इल्यूमिनाटी क्या है? रेप्टिलियन लोग, एलियंस, बियॉन्से और जेजी जो कि कहते हैं कि वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, पिज्जा बॉक्सेस में सीक्रेट कोड्स और हर फेमस सेलिब्रिटी जो कि कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। लेकिन रियलिटी में इल्यूमिनाटी क्या था? एक जर्मन प्रोफेसर जो कि चर्च से फ्रस्ट्रेटेड था और उसने उसी के चलते एक ग्रुप बनाया और फिर 9 साल बाद वो ग्रुप बंद हो गया। फिर सवाल आता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में स्कल एंड बोन्स क्या था? वो असल में सैटर्न वर्शिपर्स थे जो कि इंसानों की बलि देखते थे येल के बेसमेंट में। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, लेकिन असल में वो एक रिच अमीर लोगों का एक एक्सक्लूसिव नेटवर्किंग क्लब था जो बाद में एक पावरफुल पोजीशन में चले गए। और फिर सवाल आता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिल्डरबर्ग क्या था? लोग कहते हैं कि ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की प्लानिंग, दिमाग में चिप लगाने की स्कीम। लेकिन असल में बिल्डरबर्ग में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग शामिल थे और डिसीजंस करते थे जिससे हमारी और मिलियंस की लाइफ इफेक्ट होती थी और हमें पता भी नहीं लगता था। लेकिन असल में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ज्यादा स्केरी है और डरावना है। अब मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि डेमोक्रेसी तब काम करता है जब डिसीजंस प्राइवेट रूम में होते हैं? कमेंट में बताओ, शेयर करो, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और ओपनली होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो ओपनली बनाई और ये मेरी पहली वीडियो है। और हाँ, अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जिसको तुम बहुत रियल मानते हो तो कमेंट में इसके बारे में डिस्कस करो, ताकि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकूं फुल प्रूफ्स के साथ, फैक्ट्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आई तो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।